अब हम वायरुलेंस फैक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो वायरुलेंस फैक्टर्स हैं, जैसे कि सेल एसोसिएटेड फैक्टर है, उसमें आपका सेल वॉल, मैंने बोला ना सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, उस पर के हिसाब से जो फैक्टर्स होते हैं वो वायरुलेंस करते हैं। एक्चुअली वायरुलेंस क्या चीज़ है, ये देखो कि दो तरह से फैक्टर काम कर सकते हैं। एक तो ये वो खुद का बचाव करते हैं, जैसे मान लें ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो पा रहे, उनको कोई अगर होस्ट का कोई भी पार्ट उसको मारने की कोशिश कर रहा है, एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। दूसरा एक तरह के होते हैं कि वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई मैकेनिज्म होस्ट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है और क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं सेल एसोसिएटेड फैक्टर्स की, यानी कि क्या हो रहा है, ये वाले वो वाले फैक्टर्स हैं जो सेल वॉल पे हैं या सेल मेम्ब्रेन पे हैं। तो सेल वॉल पे हमें पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, टिकोइक एसिड होता है, और ये दोनों ही थिक होते हैं। किसमें थिक होते हैं? ग्राम पॉजिटिव में। हमारा स्टेफ क्या है? ग्राम पॉजिटिव है। तो जैसे और ग्राम पॉजिटिव में ऐसे इसमें भी है कि ये दोनों थिक हैं। अब थिक होने से क्या फ़ायदा है? थिक होने से ये सेल वॉल की रिजिडिटी देता है। तो अगर वो बहुत रिजिड है मान लिया, तो कोई अगर होस्ट है उस पर अटैक करने की कोशिश करे, अटैक नहीं होने देगा, उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है उसको। और एक चीज़ वो करता है, देखो ये सब तो के बचाव के रीजन तरीके। दूसरा चीज़ क्या है? इट इंड्यूसेस द एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी, मतलब ये इन्फ्लेमेशन करता है। मेजर जो काम है ना, ये इंड्यूस करा देता है वहाँ पर एंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी यानी इन्फ्लेमेशन। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन करेगा, पेशेंट में तो प्रॉब्लम होगा। तो यानी एक तरह से अपना सेल वॉल वाले जो फैक्टर्स हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, अपना बचाव भी कर रहे हैं और अटैक करने का भी काम कर रहे हैं। अभी हमने इसमें बात करी, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सारी कैरेक्टरिस्टिक है। टिकोइक एसिड जो है वो एडेशन में काम करता है और ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट करता है। आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, साथ भी लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर ये कि टिकोइक एसिड है स्पेशली, वो इनमें से एडेशन का काम कर रहा है। मतलब एडेशन मतलब कहीं पे जाकर अटैच हो जाना, और जो होस्ट की सेल्स हैं उनको उससे ऑप्सोनाइजेशन नहीं होने देता। ऑप्सोनाइजेशन मतलब होता है फैगोसाइटोसिस के लिए बैक्टीरिया को टेस्टी बनाने वाली प्रोसेस, तो वो नहीं होने देता है इसको, इनहिबिट करके रखता है ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑब्वियसली ये वायरुलेंस फैक्टर की तरह काम कर गया। और कुछ सेल सरफेस एडेशन मैंने बताए थे आपको, तो जिसमें एक तो मैंने बताया था अभी क्लम्पिंग फैक्टर। तो क्लम्पिंग फैक्टर जो है वो बाउंड कोगुलेज होता है, ये फाइब्रिनोजन बाइंडिंग करने का काम करता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। अब ये जब कोगुलेज टेस्ट क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये फाइब्रिनोजन बाइंडिंग प्रोटीन है और क्लम्पिंग फैक्टर ऐसे फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग है, एक कोलेजन बाइंडिंग है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जो वहाँ पर मैट्रिक्स होता है होस्ट टिश्यू में, वहाँ पर जो बाइंड करने वाली चीज़ें हैं, जैसे फाइब्रोनेक्टिन हो गया आपका, फाइब्रोनेक्टिन बोलते हैं एक्चुअली इसको, फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, और एक कोलेजन है उसको बाइंड करके रखा हुआ है। प्रोटीन ए भी होता है वहाँ पे। प्रोटीन ए के जो काम है ना, वो एक तरह से याद रखोगे तो एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम कराता है। तो होस्ट जो है मान नहीं पाएगा इसको, इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाएगी। कीमोटैक्टिक है, इनहिबिशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन करता है, इंडक्शन ऑफ प्लेटलेट जो है आपका डैमेज करने का काम करता है। तो यानी प्लेटलेट को मार रहा है, प्लेटलेट का भी डैमेज कर रहा है, ऑप्सोनाइजेशन नहीं होने दे रहा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने दे, मतलब यानी कि जो हमारी जो होस्ट की इम्यून मैकेनिज्म उसको ढंग से काम नहीं करने दे रहा ये प्रोटीन है। तो इस तरीके का काम होता है। कुछ में माइक्रो कैप्सूल्स भी होते हैं इन सम स्पीसीज ऑफ स्टेफ ऑरियस। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो स्टेफ ऑरियस है उसमें क्या होता है, कभी कभी वो कैप्सूल हो सकता है। तो कुछ स्पीसीज में कैप्सूल होता है जो कि अगेन फागोसाइटोसिस को इनहिबिट करते हैं। तो अगर आपको मोटा मोटा थोड़ा समझ में आ रहा है यहाँ से, तो देखो ये फागोसाइटोसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, चाहे तो डायरेक्ट करे जैसे माइक्रो कैप्सूल करता है, या प्रोटीन ए के थ्रू इनहिबिशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका फागोसाइटोसिस को इनहिबिट कर रहा है, या फिर दूसरे काम क्या हो रहे हैं जो एक्टिवेट कर रहे हैं जो फैक्टर्स को, जैसे एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है, इम्यूनिटी नहीं होने दे रहे हैं उसकी, या इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये वायरुलेंस फैक्टर काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं टॉक्सिन्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से ना कभी कभी जो ये टॉक्सिन्स हैं उन पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक दो पे। अब जो टॉक्सिन्स है, एक हीमोलाइसिन है, ठीक है, हीमोलाइसिन। अब नाम बता रहा है हीमोलाइसिन क्या करेगा, आरबीसी को ब्रेक करेगा। चारों तरफ के हैं एलो बीटा, अल्फा बीटा, गामा एंड डेल्टा, चारों तरह के होते हैं। अब ये आरबीसी की मेम्ब्रेन, क्योंकि आरबीसी को डैमेज तो कर रहा है, तो क्या है ये मेम्ब्रेन डैमेजिंग है। किसको मेम्ब्रेन डैमेज कर रहा है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है। डर्मोनेक्रोटिक,
मैंने बताया क्योंकि ये स्किन इन्फेक्शंस करते हैं, तो देखा जाए तो जो डर्मिस होती है, डर्मो नाम और डर्मो वहाँ से नेक्रोटिक मतलब उसको डेड करते हैं, तो ऐसे आप नाम याद कर सकते हैं। साइटोटॉक्सिक्स है, न्यूरोटॉक्सिक है एंड ल्यूकोसाइडल है। सेल को किल करते हैं साइटोटॉक्सिक, स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी कुछ हो सकता है तो न्यूरोटॉक्सिक, एंड देन ल्यूकोसाइडल। ल्यूकोसाइडल क्या होता है, अब वहाँ तो WBC की बात कर रहे हैं, RBC की बात कर रहे हैं, ये क्या है, WBC को डैमेज करने का काम करता है, WBC को मारने का काम करता है, उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइडल। ठीक है, तो जो टॉक्सिन से पहला टॉक्सिन हमारा हो गया हीमोलाइसिस। दूसरा हमारा है ल्यूकोसिडिन्स और पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। नाम याद हो गया वैलेंटाइन डे के नाम से, आप इसका वैलेंटाइन नाम याद रख सकते हो। तो पेंटन वैलेंटाइन या फिर ल्यूकोसाइडिन्स। ल्यूकोसाइडिन नाम बता रहा है WBC को डैमेज करता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो तुम्हारे ये गामा हीमोलाइसिन है और पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन है, ये वाला जो ल्यूकोसाइडिन की तरह काम कर रहा है, ये दोनों ही साथ मिलके काम करते हैं, अकेले काम नहीं कर पाते, दोनों मिलके अच्छे से काम करते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं सिनर्गो, अलग अलग याद रखो, सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक। सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक ये क्या करते हैं, RBC एंड WBC दोनों को किल करते हैं साथ में। ठीक है, और MRS से जो होते हैं ना, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, उनमें देखा है कि उनमें भी ये PV टॉक्सिन मिलता है और अपनी मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस कराता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं टॉक्सिन्स में हीमोलाइसिन, जिसमें गामा हीमोलाइसिन एंड ये ल्यूकोसिडिन मिलके जो है दोनों को डैमेज करते हैं, इनको सिनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉक्सिन्स में ही इपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, बता रहा है डर्मिस का ना, इपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन या फिर एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, यानी स्किन को हटाता है। कभी कभी इन पे अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, ये करता है SSSS, दैट इज नोन एज स्टेफ ऑरियस स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। यानी कि जो इसमें होता क्या है, बेसिकली दो तरह के टॉक्सिन है, एक एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन A, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन B। ये हीट स्टेबल है, ये हीट लेबाइल है। ठीक है, यानी कि हीट अगर दोगे तो वो जल्दी से मर जाएगा, ये हीट स्टेबल है। और ये करते क्या हैं, ये जो स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है ना, देखो नाम बता रहा है ना स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, यानी एक्सफोलिएशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस की वो हट जाती है और नीचे जो है ना आपकी रॉ स्किन रह जाती है एक तरह से। ठीक है ना, तो ये आपका एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन्स या SSSS करता है। उसमें क्या होता है, या तो आपके नॉर्मली जो टेंडर ब्लिस्टर्स एंड बुल्ले बच जाते हैं, जैसे फफोले टाइप के जिनको कहते हैं ना, उनको ब्लिस्टर्स बोलते हैं, तो पेनफुल भी होते हैं वो, या तो पेनफुल जो है आपके टेंडर यानी कि पेनफुल ब्लिस्टर्स एंड बुल्ले बन जाते हैं, या फिर उनका बाद में क्या हो जाता है, एक्सफोलिएशन हो जाता है, स्किन उतरने लगती है ऊपर से। ठीक है, सो दैट इज अ सेपरेशन ऑफ आउटर एपिडर्मिस, और इसको हम बोलते हैं निकोल्सी साइन। तो निकोल्सी साइन पे भी MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज निकोल्सी साइन। तो निकोल्सी साइन बेसिकली एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन से होता है, SSS जो स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है उसमें होता है, तो ये आपका यहाँ से स्किन जो है रिमूव हो रही है, उसको हम निकोल्सी साइन कहते हैं। लेकिन क्या इसमें खास बात है, म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेयर्ड हो जाती है, यानी जो आपका ये वाला टॉक्सिन है इसमें जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्पेयर हुई हुई है। ठीक है, एक होता है रिटर सिंड्रोम, बच्चों में होता है ये रिटर सिंड्रोम, न्यूबॉर्न जो होते हैं, और ये बेसिकली सीवियर फॉर्म है, इसकी सीवियर फॉर्म है, उनमें फीवर होता है, लिथार्जी होता है, पुअर फीडिंग जो नॉर्मल हो सकते हैं वैसा ही है। ठीक है, रिटर सिंड्रोम कहते हैं इसको हम। और थोड़ा माइल्डर फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं पैम्पिगस नियोनेटरम बुल्लस इम्पैटिगो। ठीक है, बुल्लस इम्पैटिगो और पैम्पिगस नियोनेटरम, जिसमें कि बेसिकली जो है उसके वो आ जाते हैं, स्किन में पैचेस टाइप से होते हैं, तब बुल्लस होने लगते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिन है एंट्रोटॉक्सिन। जैसा कि नाम बता रहा है, एंट्रो मतलब GIT से रिलेटेड है भी, क्योंकि ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, तो इसलिए स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग भी आपको पता होनी चाहिए, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग करता है। ये प्रीफॉर्म टॉक्सिन है, इस पे MCQ आता है किस तरह का टॉक्सिन है, तो दिस इज नोन एज प्रीफॉर्म टॉक्सिन। मतलब फूड को कंज्यूम करके ऐसा नहीं बॉडी में जाके टॉक्सिन बनेगा, ये पहले से ऑलरेडी फूड में प्रेजेंट है,
ठीक है ना। तो ये जो प्री फॉर्म टॉक्सिन, पहले से बना हुआ टॉक्सिन है फूड में, जो फूड पॉइजनिंग कराता है, इसमें स्टेफाइलोकोकस है, और इसलिए इसका इन्क्यूबेशन पीरियड बहुत कम हो जाता है, 1 to 6 आवर्स हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो डिजीज बहुत जल्दी कॉज करेगा। ठीक है, 1 to 6 आवर्स होता है। इसकी 15 सीरोटाइप्स होती हैं, जिसमें ए से लेके अगर हम पी तक काउंट करें तो पूरे हमारे 16 वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एफ गायब है। ठीक है ना, ए टू पी आप याद रख सकते हो, एक्सेप्ट ए टू पी, एक्सेप्ट एफ। एफ नहीं होता, क्योंकि एफ जो सीरोटाइप है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, जो कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये करता है एफ, जो ये भी एमसीक्यू है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है, एक तो एंट्रोटॉक्सिन वाला टाइप एफ करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। बाकी अपने आप में भी जो टॉक्सिन्स होते हैं कुछ, TSST1 एंड TSST2 ये भी इसको कराते हैं, और ये सुपर एंटीजन की तरह काम करते हैं। सुपर एंटीजन की आप वीडियो देख सकते हो। और वैसे इसमें क्या होता है, सुपर एंटीजन बहुत एग्जीग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है ना, तो ये एंट्रोटॉक्सिन एफ इसके अंडर में आता है। कभी कभी एंट्रोटॉक्सिन बी एंड सी भी ये वाला जो सिंड्रोम है वो करते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और इसके प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, किन लोगों में ज़्यादा होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तैयार करना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है MCQ और शॉर्ट नोट भी आता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, देखो सबसे पहले देखा गया था वुमेन में, जो वुमेन्स बहुत ही हाईली एब्जॉर्बिंग टैम्पून्स यूज कर रही थी, उनमें देखा कि उनमें तो कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग में वुमेन्स में देखा गया, उसमें ज़्यादा है विच आर यूजिंग हाईली एब्जॉर्बेबल टैम्पून्स। ऐसा नहीं कि खाली टैम्पून्स, जो हाईली एब्जॉर्बेबल होते हैं। इसका मतलब यही है कि ज़्यादा देर तक वहाँ पानी है और ज़्यादा चांस है स्किन मतलब इन्फेक्शन होने के। फिर बाद में देखा कि मैन हो या किसी में भी ना, अगर कोई एब्सेस है तो ये हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस है तो ये हो सकता है, ट्रॉमेटिक एंड बर्न वुंड इन्फेक्शन या पोस्ट सर्जिकल। अब आप समझ रहे हो कि क्या क्या चीज़ उसके बाद ये हो सकता है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में जो भी एब्सेस के केस भी आते हैं, पोस्ट सर्जिकल केस भी आते हैं, वहाँ चांसेस रहते हैं इसके इन्फेक्शन होने के। पैथोजेनेसिस देखो, जो नॉर्मल इन्फेक्शन की पैथोजेनेसिस होती है वो तो लिखनी है। फीवर हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, बीपी कम हो जाता है इसमें, वॉमिटिंग डायरिया साथ याद रख लो, कंफ्यूजन, माइल्जिया। माइल्जिया होता है मसल पेन। एब्डोमिनल पेन भी होता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, रैश हो सकते हैं। रैश कैसे होते हैं, इरेदेमेटस रैश। इरेदेमेटस रैश कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, है ना। दे आर फॉलोड बाय क्या, फॉलोड बाय स्कैल्डिंग ऑफ द स्किन। समझ में आ रहा है, स्किन हटने लगती है बाद में लेटर ऑन। और पूरे लिवर, किडनीज, GIT, CNS सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आगे जाके बहुत सीवियर फॉर्म है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो TSST जो है वो काफ़ी सीवियर फॉर्म है। ये सारी प्रॉब्लम्स होकर सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम होती है। इसकी जो टेस्ट है उसमें हम एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, एंजाइम इम्यूनो एसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको TSST का जीन देखना है 1 and 2 का, तो PCR बेस्ड ऐसे भी कर सकते हो। लिवर किडनी को देख सकते हो, क्योंकि अगर वो डैमेज हो रहे हैं इसका मतलब लेटर स्टेज है। प्लेटलेट काउंट देख सकते हो, प्लेटलेट को भी ये डैमेज करता होता है। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन टेस्ट, एंजाइम इम्यूनोएसे, इन सबसे हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या दोगे, ट्रीटमेंट में क्लिंडामाइसिन देते हैं, क्लोक्सासिलिन एंड वैंकोमाइसिन देते हैं। अगर रेजिस्टेंट है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस है, तो वैंकोमाइसिन इज द चॉइस। और अगर मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ ऑरियस है तो क्लिंडामाइसिन। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MRSA में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, वैंकोमाइसिन। और बाकी जो सेंसिटिव है, मेथिसिलिन सेंसिटिव, उसमें क्लोक्सासिलिन होते हैं, और साथ में हम क्लिंडामाइसिन इसमें देते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया किस तरीके से वायरुलेंस फैक्टर टॉक्सिन कैन एक्ट एज अ वैस्कुलर फैक्टर। उसमें अलग अलग 2 शॉर्ट नोट बन सकते हैं, TSST टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और एक आपका ये स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। ठीक है ना। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोगुलेज है, कोगुलेज टेस्ट होता है, जो कि प्रिंसिपल वायरुलेंट फैक्टर है। व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद ब्लड, जब ये जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो क्लॉटिंग कराते हैं, कोगुलेशन कराते हैं, और वहाँ पर एक क्लॉट का प्लग बना लेते हैं, जिससे कि क्या है, वहाँ सादे सीधे ऑक्सीजनेशन भी नहीं हो पाता, उसको रिकॉग्निशन नहीं हो पाता। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि एज अ वायरुलेंट काम कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर मान लें, टॉक्सिन बढ़ा, टॉक्सिन इंक्रीज हुआ, वो अपने काम करेगा, और बाकी जैसे एंजाइम सीक्रेट हुए ये अपना काम करेंगे। तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट काम करते हैं, और ओवरऑल इसका एक वायरुलेंस देते हैं।